हेलो एंड वेलकम टू बीपीटीआर पावर्ड बाय अभिमन्यू UI। यस, माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूँ फॉर ESIC-DD एग्ज़ाम। यानी आज हम बात करने वाले हैं HRM की। ओके, सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू दिस पोर्शन ऑफ ESIC-DD, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं रिगार्डिंग अकाउंटिंग, रिगार्डिंग HRM एज वेल एज मार्केटिंग। सो आई एम राइट नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट एजुकेशन हमने ख़त्म किया था। हम उसी के साथ में आज थोड़े से और उसी के कनेक्टिंग लिंक में जाकर अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट ऑल दीज टर्म्स फॉर यू। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास टुडे। ओके गाइज, चलिए आज की क्लास में द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारा कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अभी तक इस कंप्लीट कोर्स को रिव्यू नहीं किया है, सो गो एंड चेक इट आउट। इसकी डेमो क्लासेस भी हैं, यानी आप हमारी इनिशियल क्लासेस देख सकते हैं। आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ वर्थ इट, देन यू शुड गो अहेड विद इट। बिकॉज आप द मेन एम ऑफ गोइंग फॉर दीज क्लासेस इज इफ़ द स्टूडेंट्स आर एबल टू गो विद इट। इसके कई प्लस पॉइंट्स हैं, यानी आपको PDF मिलेगी हर क्लास की, जैसे इस क्लास की PDF आपको अवेलेबल होगी। इसी के साथ साथ आपको PDF के अलावा आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं। नंबर 1 PDF, नंबर 2 इज़ योर MCQs फॉर ईच एंड एवरी क्लास एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। जो मैंने पढ़ाया होगा उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको साथ साथ उसके लिए नोट्स प्रोवाइड करवा देने हैं। और मेरे अलावा जितने भी फैकल्टी हैं उन सब के नोट्स में आपको कुछ ऐसा ही मॉडल मिलने वाला है, PDF, MCQ, एक्सप्लेनेटरी नोट्स अलॉन्ग विद द डेमो सेशंस विच आर अवेलेबल। आप चाहें तो हमारे सेपरेट मॉड्यूल्स भी बाय कर सकते हैं, यानी आप सिर्फ अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ HRM पढ़ना है, सिर्फ HRM ले लीजिए। अगर आपको सिर्फ मार्केटिंग पढ़नी है, सिर्फ मार्केटिंग ले लीजिए। अगर आपको लगता है आपको सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, तो आप सिर्फ वो ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको सिर्फ इसका क्वांट करना है, तो आप सिर्फ क्वांट बाय कर सकते हैं। सिर्फ अकाउंटिंग बाय करनी है, सिर्फ अकाउंटिंग बाय कर सकते हैं। दैट सिंपली मीन्स इट्स योर कॉल कि आपको क्या कंफर्टेबल लगता है। ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द पोर्टल। Just go and check it out and find what are you exactly looking for and are those things available on our portal. Along with that, इसकी ESIC की टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो गई है, यानी कि अब समय आ चुका है कि अगर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक हो चुकी है, देन गो ahead and give your test, ताकि आपकी ना प्रिपरेशन स्ट्रेंथन अप हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आज मेरा पहला जो मेरा टॉपिक है, दिस इज़ बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एज वेल एज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद परफॉर्मेंस अप्रेजल बाय द एंड ऑफ द session. So you will find a few questions from trainings, a few questions from development portion, a few questions from the portion of performance measurement and performance appraisal. So we have got a few things to discuss today. So let's begin with that session. ओके गाइज, सबसे पहला, द डायग्नोस्टिक प्रोसेस ऑफ नीड्स असेसमेंट ऑफन स्टार्ट्स विद। ये जो सबसे पहले कि हमें जो लोग चाहिए उसकी जो पूरी प्रोसेस है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? क्या जॉब एनालिसिस से, क्या गैप एनालिसिस से, क्या कोई कंसर्न होती है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट होता है? ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ से आता है कि हमारा एग्जैक्टली नीड असेस करने का समय आ चुका है? वेयर इज़ द ट्रबल एग्जैक्टली? ये चीज़ कहाँ से शुरू होती है? क्या जॉब एनालाइज करके मालूम चल जाता है, या गैप से? वैसे तो काफ़ी हद तक जो चीज़ें क्वेश्चन मार्क बनकर आती हैं, इट कैन ईदर बी द gap analysis or it can be a concern. But if I really have to tell you, it just starts with the portion of concern. How? Because if I'm talking to you, हमें दिखा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना एक पर्टिकुलर काम है वो जो टाइम से हो नहीं पा रहा। वो कहते क्यों नहीं हो पा रहा? कहते वहाँ पर जगह ही नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है वहाँ पे। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर पर्सन रिक्रूटेड ही नहीं है, तो हम काम कैसे कराएं उससे? किसको बोले कि भैया काम करके दो? कहते लॉजिक है। दैट सिंपली मीन्स देयर इज़ अ कंसर्न, एंड फ्रॉम दिस कंसर्न द एरिना of looking forward to the people who can be a part of this organization, who will be taking over, is taken up. बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन कि कहाँ से आपकी ये नीड की असेसमेंट की शुरुआत होती है? वो शुरुआत होती है आपकी एक कंसर्न से। यू हैव अ ट्रबल एंड यू लुक फॉरवर्ड टू इट। Okay, which of the following is a method used in group of or organizational training needs assessment? इनमें से कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रेनिंग नीड्स है उसको समझने का? यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के समय किससे हमें आइडिया होता है? कंसिड्रेशन ऑफ करंट एंड प्रोजेक्टेड चेंजेस,
रेटिंग स्केल्स, इंटरव्यूज या क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स में हम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस उनके सामने रख देते हैं एंड वी आस्क देम अ फ्यू क्वेश्चंस। इट कैन बी एमसीक्यू बेस्ड, यानी इट कैन बी ऑब्जेक्टिव, इट कैन बी सब्जेक्टिव। Then rating scales is again something which is used to find out whether you are doing good work or not. Interviews is basically a personal interaction with the people and you talk to them कि भैया क्या चल रहा है, आपका काम क्या है, क्या आपका इंटरव्यूज़ ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग विच इज़ डन ओनली एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, देयर आर एग्जिट इंटरव्यूज एज वेल। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हो तो आपसे पूछा जाता है कि क्या रीज़न था आप छोड़ कर जा रहे हो, वट आर योर इनपुट्स रिगार्डिंग द वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, what is the reason or rationale behind leaving. So all these things are taught, but I am talking about training. मैं बात कर रही हूँ कि ट्रेनिंग का क्या चल रहा है, क्या ट्रेनिंग ढंग से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। उन सब चीज़ों को जब आप लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास में, इन चीज़ों को कवर करते वक्त we'll have to see कि हमारी वर्किंग के अंदर कितनी देर और किस तरीके से काम चलने वाला है। ठीक है, सो दैट सिंपली मीन्स कि जब हम बात करते हैं असेसमेंट की तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसकी जो ओवरऑल वर्किंग है हम उसमें एक इम्प्रूवमेंट देख सकें। ओके, सो व्हेन वी लुक एट दिस क्वेश्चन, इसका बेसिक आंसर बन जाता है कंसिडरेशन ऑफ करंट और एंड प्रोजेक्टेड चेंजेस। आप ट्रेनिंग क्यों करवाते हो? अगर आपको लगता है कि आपके पास जो प्रेजेंट लोग काम कर रहे हैं वो यहाँ पर स्टैंड करते हैं, ही स्टैंडिंग एट दिस पोजीशन जहाँ पर उसका काम हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैंने आपको बोला आपका काम क्या है, आपने बोला मैम मेरा स्पेसिफिक काम ये है, मैंने बोला आपने इसके रिगार्डिंग एडिशनल ट्रेनिंग ली क्या आपने खुद को आगे और इन्हांस किया? अगर आपने उस काम में अपने आप को इन्हांस किया तो दैट इज़ गुड, दैट मीन्स आपको पता है कि आगे चल के वो काम और बढ़ने वाला है, तो देन यू आर गोइंग टू वर्क अपॉन द करंट एंड द प्रोजेक्टेड चेंजेस विच are going to come in that particular person's working। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, डेवलपमेंट प्रोवाइड्स डैश एंड डैश विच विल बी हेल्पफुल टू एम्प्लॉयज इन द हायर पोजीशन। डेवलपमेंट क्या प्रोवाइड करवाती है? क्या वो आपको जनरल नॉलेज देती है और बिहेवियर सिखाती है, या वो जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक स्किल्स सिखाती है, या फिर वो आपको जनरल नॉलेज एंड एटीट्यूड सिखाती है, या जनरल स्पेसिफिक स्किल्स हो गया और एटीट्यूड सिखाती है। डेवलपमेंट कहाँ पर आती है? अच्छा, इससे मुझे याद है ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है, शुरुआत किससे होती है, ट्रेनिंग से, डेवलपमेंट से, या फिर एजुकेशन से? नॉर्मली कहाँ से शुरू होती है? पार्ट नंबर 1 एजुकेशन, पार्ट नंबर 2 ट्रेनिंग एंड पार्ट नंबर 3 इज़ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाऊंगी ए बी और सी होता है, फिर आप बात करते हो वॉवल्स की, फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा टेंसेस भी कुछ होते हैं, फिर आपको पता चलता है पंक्चुएशंस भी कुछ होती हैं, फिर आप इंग्लिश में और आगे बढ़ते जाते हो और धीरे धीरे करके आप में डेवलपमेंट आनी शुरू होती है। यानी पहले आपको एजुकेट किया जाता है, फिर जिस चीज़ को आप सीख रहे हो उसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है, ट्रेन करने के बाद ही आप उसके हायर लेवल्स अचीव कर पाओगे, इसीलिए डेवलपमेंट एंड में आती है। तो डेवलपमेंट आपके अंदर क्या बदलती है? नंबर 1 वो आपकी नॉलेज बेस बढ़ाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जब नॉलेज बेस बढ़ता है, डेवलप्ड पर्सन को कभी काम करते हुए देखा है, स्पेशलाइज पीपल आर वे मोर सॉर्टेड देन एनीबडी एल्स हु इज फेसिंग द ट्रबल। अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसको करते हुए, जिसको संभालते हुए मुझे सालों हो गए, उस प्रॉब्लम को संभालते वक्त मुझे डर नहीं लगेगा, मुझे डर तब लगेगा जब मुझे उसका कुछ नहीं पता होगा। दैट मीन्स व्हेन वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क्स वी नीड टू जस्ट लुक फॉरवर्ड टू द फैक्ट दैट आर वी रियली प्रिपेयर्ड और नॉट, राइट? दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास ये जो जनरल नॉलेज है और साथ ही साथ हमारा एटीट्यूड उस काम को करने की तरफ। डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपका करेक्ट एटीट्यूड डेवलप्ड है। अगर आपका एटीट्यूड करेक्ट नहीं है ना, आप चाह कर भी डेवलपमेंट नहीं ला पाओगे अपने काम में, एंड दैट्स अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अगला, सिमुलेशन की टेक्निक्स ऑफ द जॉब। मैंने बताया था ना 2 तरह की जॉब्स होती हैं, एक होती है ऑन द जॉब यानी जॉब करते करते, एक होती है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब की ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं, सिमुलेशन टेक्निक्स, सिमुलेशन इज मोर और लेस योर I think I'm going to just brainstorm with your brain. That means I'm going to let you think about things. मैं ना आपके पास क्या कर रही हूँ, मैं आपको सोचने के लिए छोड़ रही हूँ। ये प्रॉब्लम है, इसको एस्केलेट करो, जाओ बात करो इस बारे में, क्या है इसके अंदर। सिमुलेशन इज मोर और लेस आपको ना आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं टिंगल करना और उसको बोलना अच्छा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो देना, उसको तंग करना और उससे जवाब निकलवाना। अब ये जो सिमुलेशन टेक्निक आपके ब्रेन को तैयार करना, ये जो ऑफ द जॉब मेथड है, उसमें क्या क्या आता है? उसमें रोल प्लेइंग आता है, मैनेजमेंट गेम आता है, केस स्टडी आता है, ये सब आते हैं। जब हम सिमुलेशन टेक्निक की बात करते हैं ना, दिस टेक्निक हैज़
अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन। जैसे कहते हैं ना, जितना आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आप उस चीज़ में अच्छे हो जाते हैं। सिमुलेशन टेक्निक में भी कुछ ऐसा ही होता है। सिमुलेशन में वी आर गोइंग टू पुट यू अप इन टू रोल प्लेइंग। अच्छा, आप रोल प्ले करो, आप ये बन गए हो, तो अब आप क्या करोगे इस केस में? मैनेजमेंट गेम, आपकी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, स्किल्स के रिगार्डिंग आपको चेक किया जाएगा। केस स्टडी में आपके सामने एक सिचुएशन रख दी गई और बोला जाएगा ये रही सिचुएशन, अब बताओ इसमें करोगे क्या? आर यू गोइंग टू डू समथिंग और नॉट? देन आई मीन टू लेट देम नो कि नहीं, मैं इसके रिगार्डिंग कुछ करने वाली हूँ। इसके अंदर इन बास्केट टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपके ना ऊपर कई मुसीबतें छोड़ दी जाती हैं और आपको बोलते जाते हैं जाओ अब क्या करोगे। अब जब अब क्या करोगे वाली बात आ जाती है, तो यहाँ पर उन अब क्या करोगे वाली चीज़ों पर एक्चुअली वर्क किया जाता है और इस तरीके से उनकी एक डेवलपमेंट क्लियरली डिफाइन की जाती है। ठीक है, सो ये आ जाता है इसके अंदर। अब ये जब मैं इन बास्केट एक्सरसाइज की बात करती हूँ, इसके अंदर क्या होता है, देखिए आपके सिमुलेशन या इन बास्केट के अंदर ना आपको एक जो खासियत दिखती है, दिस इज लिंक्ड विद सिमुलेशन टेक्निक्स। इसके अंदर सबसे पहले ना जो जिनका ध्यान रखने वाली चीज़ होती है इन बास्केट या इन ट्रे के अंदर, वी गिव यू सर्टन प्रॉब्लम्स एंड यू आर गिवन दोज प्रॉब्लम्स, आपके वो ट्रे के अंदर यानी आपके लिए वो आपके वर्किंग के अंदर डाल दी जाती है। फिर उसके अंदर आप काम देखते हो, सोचते हो, अपने दिमाग पर जोर डालते हो एंड देन यू गिव दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन टू इट। फॉर एग्जाम्पल हेयर इट इज़ वर्क एफिशिएंटली। आप सबसे पहले क्या करोगे, यू हैव टू वर्क प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट पॉइंट इज आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या की इश्यूज आ रहे हैं, क्यों वो काम नहीं हो पा रहा। प्रायोरिटीज को सेट करोगे, एंटिसिपेट करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, एक्सप्लोर करोगे सारे इश्यूज को, सजेस्ट करोगे कि इसका क्या ऑप्शन निकाला जा सकता है और रिकमेंडेशंस दोगे और एंड में आकर गिव रीजंस इफ देयर आर सर्टेन फेलियर्स एंड व्हाई एंड हाउ कैन वी कवर अप दोज फेलियर्स। ये है आपकी इन बास्केट एक्सरसाइज। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन में द मेजरमेंट ऑफ ट्रेनिंग effect on performance and observation of job performance is classified as। अब यहाँ से मैंने ऑफिशियली जॉब परफॉर्मेंस की बात करनी शुरू कर दी है, तो शुरुआत यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इन द जॉब इवैल्यूएशन के समय पर जो मेजरमेंट ऑफ ट्रेनिंग इफेक्ट, कि जो आपने काम करने को दिया था ट्रेनिंग का हिस्सा भी ये बन जाता है। देन अगर आपने जो मैंने आपको ट्रेनिंग करने को दिया उस ट्रेनिंग में आपने क्या किया, ट्रेनिंग का इफेक्ट क्या रहा ऑन परफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेशन, ये हम कब देखते हैं? क्या हम रिएक्शन इवैल्यूएशन पे देखते हैं, रिजल्ट इवैल्यूएशन, लर्निंग इवैल्यूएशन या बिहेवियर इवैल्यूएशन? बताइए। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन को जब हम डिफाइन करके चल रहे होते हैं तो ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के समय यानी हम ये देखने वाले कि ये ट्रेनिंग हमारे लोगों के लिए कितनी अच्छी प्रूव आउट हो सकी। इस प्रोसेस को हम चेक कर सकते हैं थ्रू बिहेवियर इवैल्यूएशन। हाउ कि व्हाई एम आई सेइंग कि बिहेवियर, व्हाई नॉट समथिंग एल्स? डू यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेन्ड पर्सोनल एंड एन अनट्रेन्ड पर्सोनल? ट्रेंड और फ्रेशर के काम करने की टेक्निक में ये आपको दिख जाएगा। अगर मैं अगर आप मेरे सामने एचआरएम का कोई टॉपिक जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिस पर मैंने प्रैक्टिकली वर्क किया होगा, उसको मुझसे पूछोगे तो मेरा आंसर आपको मेरे बिहेवियर में दिखेगा कि इसका तो ये हो सकता है, इसका ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। वहीं पर अगर वही सिचुएशन में किसी ने जब नहीं पढ़ा होगा उसको वो पूछा जाएगा, उसका बिहेवियर अलग होगा। क्या आपको लगता है ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता? आपके सामने एक मशीनरी रख दी गई है और वो मशीनरी आपको चलानी आती है, तो क्या होगा ना उस पर एक्सीडेंट होगा, ना उसमें कोई वेस्टेज होगी, उल्टा वो काम और ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शायद आपके एफिशिएंटली काम करने के चलते और कम भी हो जाए। लेकिन अगर आप फ्रेशर होके, आपका बिहेवियर वुड बी लाइक बैफल्ड, कंफ्यूज, अब काम कैसे करूं, क्या कह रहे हैं, किस तरीके से इस मशीनरी को ऑपरेट करूं। 4 बार तो होमवर्क किया जाएगा कि कहाँ से करूं, कहाँ से शुरू करना है, क्या है इसके अंदर, कोई डैमेज तो नहीं कर दिया मैंने। वो सब चीज़ों में आप स्ट्रगल कर रहे होगे। तो ये बिहेवियर इवैल्यूएशन स्टेप आपको बताता है क्या ट्रेनिंग काम भी करी, ट्रेनिंग किसी काम की भी थी या फिर नहीं। क्योंकि याद रखिएगा ट्रेन पर्सोनल कौन, जैसे अगर मुझे कोई चीज़ आती है, मुझे वो एकदम से निहारिका दैट यू हैव टू डू दिस, बट आई नो अबाउट दैट थिंग, आई विल बी लाइक ओके आई विल टेक इट अप। बट इफ आई एम टोटली न्यू टू इट, मुझे कुछ नहीं पता वो चीज़ क्या है, तो एक बार को तो मेरे दिमाग में एक बार हिट करेगा कि ओके अब मैं अब क्या करूँ, क्या करूँ, किस तरीके से काम चलना है। एक दिमाग में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग वहीं पे शुरू कर दोगे। इट विल टेक टाइम टू जॉट डाउन द इश्यूज एंड देन फाइंड अ सोल्यूशन। वहीं पर ट्रेन पर्सन इज लाइक ओके लेट्स बिगिन, वो सीधा बिगिनिंग में जाएगा क्योंकि उसको पता है वो क्या काम कर रहा है, तो उसका बिहेवियर ही बता देगा क्या वो काम किसी काम का था या नहीं, वो ट्रेनिंग उसके लिए काम आई या फिर नहीं। Which of the following is a method of group training need identification? हमारी किस समय पता चलेगा कि हमारे पास कोई जो ग्रुप ट्रेनिंग है उसकी ज़रूरत पड़ती है? एटीट्यूड सर्वे से, वर्क सैम्पल से, एग्जिट इंटरव्यू से या फिर इंटरव्यू से?
देखिए जब हम इस चीज़ की बात करते हैं ना ग्रुप ट्रेनिंग की, कब ज़रूरत है कब नहीं है, उसके ना नॉर्मली जब हमारे पास कोई भी ग्रुप से छोड़कर जा रहा होता है तो वहाँ पर ना एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जिसे हम बोल देते हैं एग्जिट इंटरव्यू। इसको कंडक्ट करके हमें आइडिया हो जाता है कि ग्रुप के अंदर कोई प्रॉब्लम थी तो वो कहाँ पर आई। कई बार जो एग्जिट इंटरव्यूज़ का समय ना, स्पेशली जब कोई बहुत प्रोफेशनल लोग काफ़ी समय से आपके साथ जुड़े हुए हो, वो जा रहे हो ना, तो व्हाट यू एग्जैक्टली डू इज़ यू एक्चुअली आस्क देम व्हाट आर योर की इश्यूज। ठीक है आप जा रहे हो कोई बात नहीं, बट व्हाट आर दोज की इश्यूज जिनके चलते आपने ये डिसीजन लिया कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाना है और क्यों जाना है, तो वो सब की इश्यूज डिस्कस करते हैं। ठीक है। The following method is used to give the trainees the important information in permanent form और for immediate in future use। यानी हमारे पास ना हमेशा के लिए रखने के लिए इन्फॉर्मेशन में आ जाता है और इनको हम किस तरीके से बाद में ट्रेनीज के लिए इस्तेमाल करें। लेक्चर मेथड, देन कॉन्फ्रेंस और रिटन इंस्ट्रक्शन मेथड या फिर ट्रेनिंग विद इन द इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्री में ट्रेन हो रहे हो या लेक्चर दे रहे हो या फिर कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवा रहे हो या फिर रिटन इंस्ट्रक्शन मेथड, कौन सा इसमें से कोई एक मेथड होगा जो कहते हैं वो परमानेंट फॉर्म फॉर इमीडिएट और फ्यूचर यूज़। अगर किसी मोमेंट हमें ज़रूरत पड़ी तो इमीडिएटली हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। कौन सा मेथड है वो? द करेक्ट मेथड इज़ रिटन इंस्ट्रक्शन मेथड। जो चीज़ आपके पास लिखी हुई होगी उसमें दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके लेट्स गिव मी एन एग्जाम्पल। मास्टर शेफ देखा है? दैट इज़ अ पर्टिकुलर कुकरी शो, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा चला भी था। मास्टर शेफ़ में वो क्या करते हैं, जो शेफ्स होते हैं उनको एक इंस्ट्रक्शंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि ये रेसिपी ऐसे बनती है एंड दिस इज़ हाउ यू नीड टू मेक इट। इस तरीके से अगर आपको लोगों से काम करवाना, अगर मैं आपसे चाहती हूँ कि आप सॉफ्टवेयर पर वर्क करो तो और मैं आपको सॉफ्टवेयर के वो जो बेसिक शॉर्टकट्स हैं सब एक बारी में पकड़ा दूँ तो आपका पता है काम कितना ईजी हो जाएगा। ये रिटन इंस्ट्रक्शन मेथड आपके लिए वो नोट्स ही आपकी ट्रेनिंग में, टीचिंग में काम आ जाएंगे। ओवरऑल वर्किंग में ये सबसे कारीगर मेथड्स में यूज़ होता है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप काम डिफाइन ढंग से करना आता है तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है ये। अच्छा, नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ अ जॉब। एक जॉब की वर्टिकल एक्सपेंशन है ये। हमारी जॉब की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं कि इसको ना ऐसे एक्सपैंड कर रहे हो आप, नॉट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इज वेयर एवर यू आर वर्किंग, आप उसके आस पास की सेम लेवल के हर तरह के काम सीख रहे हो। वर्टिकल में क्या होता है, कहते हैं नो, आई एम गोइंग टू गो फर्दर, मैं और चीज़ें सीखना चाहता हूँ। जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या ऑल ऑफ द अबव। जब हम वर्टिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं द करेक्ट आंसर इज जॉब एनरिचमेंट। क्यों जॉब एनरिचमेंट? जब हम बात करते हैं जॉब रोटेशन की, आप इसी लेवल पर हो, दूसरे लेवल पर सेम लेवल का काम करना है, क्या दिक्कत है, सीख लेंगे। देन एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, सेट अप सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। ये कहता है एमबीओ। बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ गोल्स अचीव करना चाहती है और वो गोल्स अचीव करने के चक्कर में वो डिफाइन ही नहीं कर रही कि गोल्स क्या है, तो क्या अचीव कर लोगे? जब तक मुझे पता नहीं होगा कि मुझे भूख लगी, तब तक मुझे नहीं मालूम होगा कि मुझे क्या खाना है और एग्जैक्टली मेरी बॉडी को क्या खाने की रिक्वायरमेंट है इस समय। दैट मीन्स योर न्यूट्रिशनल वैल्यूज अगेन गोइंग टू डिपेंड अपॉन हाउ डू यू डिफाइन द प्रॉब्लम। नाउ व्हेन वी डिफाइन दैट प्रॉब्लम इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब एनरिचमेंट, ये इनसे अलग है। जॉब एनरिचमेंट कहता है लेट्स टॉक अबाउट एडिंग मोर एंड मोर थिंग्स in terms of the vertical expansion of the job. The correct answer here would be B. Job enrichment यानी एडिंग मोर एंड मोर वर्क, इसे ना सक्सेशन प्लानिंग के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। यानी पहले मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में थी लीड पर, अगर मैं आपको ट्रेन करूंगी, मैं आपको ट्रेन करके फिर आपके जगह किसी और को देख के जाऊंगी, दैट्स कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। देन ये आपको पता होना चाहिए स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं। एमबीओ के साथ ही जोड़कर देखा जा सकता है इसको हम। वैसे तो ऑब्जेक्टिव्स, विजन, मिशन के साथ में से क्लियरली डिफाइन किया जाता है। स्मार्ट गोल्स आर बेस्ट डिफाइंड एज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइमली, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मीनिंगफुल, एक्सेसिबल, रियल, टेस्टेड, स्ट्रैटेजिक, मॉडरेट, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइमली, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टेस्टेड। क्या है स्मार्ट गोल्स? अमंग द फॉलोइंग कौन से आपके स्मार्ट गोल्स को डिफाइन किए जाते हैं? अच्छा, गोल्स को डिफाइन करते हुए पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बोला कि आई वॉन्ट टू मेक 10 lakhs इन दिस पर्टिकुलर मंथ, मैं कहा ठीक है, बट आगे आपने बोला आई वॉन्ट टू अचीव इट समहाउ। समहाउ
You need to strategize first. It has to be very clearly defined. And उसके साथ साथ उसे clearly definition, जो आप measurable form में जा रहे हो, attainable भी है 10 लाख कि नहीं है? कहते हैं एक बारी में 10 लाख कहाँ से आएगा? कहते नहीं फेस्टिवल सीजन है। कहता फिर लॉजिक है, अगर फेस्टिवल सीजन है तो अभी भी आप पैसा कमा सकते हो, तो फिर कहते हैं फिर लॉजिक है। यानी कि अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? स्मार्ट गोल्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, द आंसर इज ए। पहला क्या करना है? कहते हैं सेल्स बढ़ानी है, स्पेसिफिक। मेजरेबल कहते हैं कितना? 10 लाख। अटेनेबल कहते हैं बिकॉज अभी फेस्टिव सीजन इज गोइंग ऑन, हम इतनी सेल कर लेते हैं। रेलिवेंट आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली बिजनेस से जुड़ा हुआ है बिकॉज हम टर्नओवर इंक्रीज करके पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। और टाइमली, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर और टाइम पर कंप्लीट करना। गोल्स को डिफाइन करते वक्त आई कैन नॉट से बाय द टाइम आई एम टर्निंग 21 एंड थिंकिंग कि मैं 5th क्लास के एग्जाम में फर्स्ट आ सकती हूँ। नो, यू इट्स पास्ट, आप आ नहीं जा सकते हो। बस वहीं पर आपके गोल्स को भी आपको वैसे चलना है। यू हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड डिफाइन दोज पर्टिकुलर थिंग्स इन अ क्लियर मैनर। ऑर्गेनाइजेशन टाइमली डिफाइन नहीं करेगी। अगर हमने कल इवेंट शुरू करना है और आज बात कर रहे हैं, अच्छा क्यों कर रहे हैं हम ये इवेंट? ऑब्जेक्टिव क्या है इस इवेंट का? तो क्या करोगे? आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को पहले से ही बताकर रखना होगा। इसलिए कहते हैं स्मार्ट होना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, just a moment. Okay, so लेट्स कंटिन्यू विद इट। इसके बाद अपने पास क्या आ जाता है? स्मार्ट गोल्स को हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आता है पर्पस, प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद फीडबैक ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू। हम क्या करवाना चाहते हैं? अप्लाई फॉर मैनेजरियल पोजीशंस, रिमूव करना चाहते हैं उनकी एनी परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज, या रिवाइज करना चाहते हैं देयर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, या एनरोल इन वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हम एग्जैक्टली क्यों करवाते हैं ये चीज़ें? When we look forward to this area, यहाँ पर हमारे पास होता है the primary purpose of providing employees with feedback during performance appraisal is, उनको मोटिवेट किस लिए कर रहे हो? आप चाहते हो मोटिवेट करो ताकि कल को वो अपने लिए और हायर पोजीशंस क्लेम करें। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को आप सोच सकते हो कि एक जॉब मैंने इसलिए क्योंकि मुझे पूरी ज़िंदगी 40,000 रुपये कमाने हैं, या फिर बस मेरी वो पे बढ़ती रहे, पोजीशन वही रह जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आपके चैलेंजेस में कोई इंक्रीज नहीं चाहिए। हमारी जनरेशन वैसे भी पम्प्ड अप रहती है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। तो दैट मीन सिंपली कहते हैं कि हम लोग फीडबैक पता है क्यों मांगते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के समय? ताकि उनसे पूछ हो सके सर सब सही है, साथ साथ मोटिवेटेड फील कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, क्या आपको उससे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों को सोचते हुए टू रिमूव द परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज इसे हम कंडक्ट करवाते हैं। सोचिए अगर उसको लगता है कि उसकी ACR के अंदर जो चीज़ें डाली गई हैं वो वैसे नहीं होनी चाहिए थी। दिस इज ACR समथिंग दैट इज लिंक्ड विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनके लिए ये बनती है। लेकिन प्राइवेट के लिए तो डेफिनेटली आपके लिए डिफरेंट मेजर आ जाते हैं। आप कितना रेवेन्यू करवा रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट की एक अपनी तरफ से जो उनकी तरफ से आउटपुट निकलती है आपको लेकर, वो मेजरेबल जो है। तो वो परफॉर्मेंस की जो मेजर डिफिशिएंसीज है उनको मेजर करना, उनको निकलवाना इज समथिंग दैट यू विल फाइंड इन दिस पोर्शन। ठीक है, ओके, just the last question and then we'll be completing the class। और मैं परफॉर्मेंस रिगार्डिंग अगली क्लास में आपको करवाऊंगी। Dash is the setup where the management finds out how effective it has been at hiring and placing employees। वो कितनी अच्छी रही है at placing and hiring employees। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये स्टेप है मैनेजमेंट का खुद फ़ायदा आउट करने का कि क्या वो लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाने और उनको स्पेसिफिक जगहों में प्लेस करने में काबिलियत प्रूव कर पाई या फिर नहीं कर पाई। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एनालिसिस, अप्रेजल या इवैल्यूएशन। मैनेजमेंट में तो कंप्लीट मैनेजमेंट है। एनालिसिस में आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, ढंग से कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे लोग। अप्रेजल, इनका कितना गेन कितना करना है उसके अंदर नहीं करना, वो चीज़ है। इवैल्यूएशन यानी कि आप वहाँ पर ये बात करोगे कि आपने जो काम करा है उसकी एक एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। बट इवैल्यूएशन इज लिटिल बेटर टर्म, जहाँ पर हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने परफॉर्म किया था उसका क्या स्टेटस चल रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम अप्रेजल के समय देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आई एम समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन फाइनेंस,
अगर मैंने बोला कि मेरे को फाइनेंस पसंद है और मुझे डाल दिया मार्केटिंग टीम के अंदर, मार्केटिंग के अंदर मेरी जो परफॉर्मेंस थी इट वाज ओके ओके, लेकिन वहाँ से मुझे जैसे उन्होंने फाइनेंस में शिफ्ट किया, दे फाउंड आउट कि मेरी परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ है, मेरी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ आया, तो इसका मतलब मेरी परफॉर्मेंस अप्रेजल के समय उन्हें समझ में आया होगा कि ओके मे बी शी इज़ बेटर परफॉर्मिंग इन दिस एरिया एंड हायरिंग हर एंड प्लेसिंग इज़ करेक्ट। तभी जाकर आपको पता चलेगा दैट आई एम प्लेस एट द करेक्ट पोजिशन और नॉट, राइट। तो वो आएगा आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। ओके, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे ये लास्ट वाला है, दिस वॉज द लास्ट वन एंड आई थिंक दिस इज द, हाँ आज हम खत्म करते हैं यहीं पे, इसके अगली क्लास के अंदर आई विल बी डीलिंग विद द अदर पोर्शंस, ठीक है। सो क्विकली मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स किसने बनाया था? एल्टन मेयो ने, टेलर ने, ड्रकर ने या फिर फिलिप कॉटलर ने? MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन करो ऑब्जेक्टिव और उनके पीछे भागो, उनके ऊपर वर्क करो, डिफाइन करो अपनी मुसीबतें क्या हैं, डिफाइन करने के बाद उनकी तरफ टारगेट कीजिए। The concept of MBO was developed by, the correct answer is Peter Drucker. पीटर ड्रकर ने इनको डिफाइन किया था, कहते हैं पहले डिफाइन करो ऑब्जेक्टिव्स और उन डिफाइन करने के बाद ही, और जितना क्लियरली डिफाइन करोगे उतना अच्छे से उनको अचीव कर पाओगे। हमेशा कहते हैं ना अपने दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। सो दैट मीन्स आपको पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करके चलना होगा, उसी के बेसिस पर आप अगले स्टेप की तरफ मूव कर पाएंगे, ठीक है। यहीं पर आज हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं और दिस क्वेश्चन इज समथिंग आई विल बी लीविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। कोई बात नहीं, आज हम यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। जो थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं ये मैं अगली क्लास में कवर करूँगी, और मैं अगली क्लास में एक और चीज़ बता रही हूँ, मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का हिस्सा कवर करने वाली हूँ, ठीक है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन दैट आर लेफ्ट अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस अप्रेजल इन द नेक्स्ट क्लास। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेजर्स को ज़रूर पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।